Hi friend, welcome to my live classes. क्या हाल चाल है बताइए आप लोग। कुलदीप कुमार प्रसाद, गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है? कुलदीप जी, आज पहले दिन आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? राज सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट किया जाए, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। मोनिका गुप्ता जी, जय हिंद भाई आप लोगों को भी। कन्हैया चौबे, गुड इवनिंग। तो आप लोग क्लास स्टार्ट किया जाए, आप लोग तैयार हैं? गुड इवनिंग हेमा, गुड इवनिंग। आज भाई लेट आप ज्वाइन किए हैं। मनीषा जी, जी जी, ओके ओके। तो ये बताइए, आप लोग कल जो है पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के जो थ्योरम थे, वो जो है कंप्लीट जो है कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्किल, यानी कि सर्किल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम है हम पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा रिवाइज कर दीजिए एक बार कि कितने थ्योरम हो चुके थे। सुमित तिवारी, कितने थ्योरम हुए थे बताइए। 20, 21, 21 हुआ था भाई, 21 हो चुका था थ्योरम। आज ठीक है 22 सारे थ्योरम सर्किल के होंगे। तो एक बार सर्किल आप लोग पढ़ चुके हैं। बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु कहलाता है। क्लियर है? उसको वृत्त का, देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर वृत्त कहलाता है। ठीक है, यह निश्चित केंद्र कहलाता है और निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन हुई है, लेट कर रहे हैं। 4 मिनट आप लोग लेट हैं, ठीक है। तो बताइए, वृत्त का केंद्र आपको क्लियर है कि वह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। और निश्चित दूरी जो है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और ये पथ जो है वृत्त की परिधि कहलाता है, और इसके सेंटर से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ये है, इसलिए अब केवल हम लोग थ्योरम पर फोकस। प्रमेय 22 कहता है इसे वृत्त के दो जीवा समान है तो उनके संगत ही समान। देखिए, इस थ्योरम में कुछ है नहीं, बहुत इजी इजी थ्योरम आज आप लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान आसान थ्योरम आज बताने वाले हैं। इसका अर्थ समझिएगा, यदि किसी वृत्त, मैंने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया, इसकी दो जीवा खींच रही और सी डी,
जीवा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, कि वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी वृत्त की ये दो जीवा बराबर है, यदि ए बी बराबर सी डी, अगर किसी वृत्त की दो जीवा आपको बराबर दिख गया, ये थ्योरम कह रहा है, यदि किसी वृत्त की दो जीवा समान है तो हमें एक जानकारी मिल जाएगी अपने आप कि उनके संगत चाप भी बराबर होंगे। तो बताइए ए बी का संगत चाप कौन है? ये, इस पर आईब्रो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस सी डी का संगत चाप कौन है? सी डी। तो यही यह थ्योरम है। आज से के बाद आप कभी भी अगर आपको दिखता है किसी वृत्त में कि दो जीवा बराबर है तो उनके जो संगत चाप होंगे वो भी बराबर होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप बोलिए। ये बहुत छोटे छोटे बताने वाले हैं, ज्यादा थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। तो सबको क्लियर है? ओके, तो मैं इस थ्योरम को इरेज करने जा रहा हूं। कभी भी लाइफ में आपको दिखता है कि किसी वृत्त में दो जीवा बराबर है तो उसके संगत चाप बराबर होंगे। और इसका उल्टा आप लोग अपने से समझ लीजिएगा कि अगर पहले ही से ये मालूम हो कि ए बी चाप सी डी के बराबर है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी। हर थ्योरम का अपोजिट भी सत्य होता है। इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए बेटा, आपके एग्जाम में बस एक फिगर ऐसे बनाएगा और यहां पर लिख देगा ए बी, यहां पर लिख देगा सी डी, ये दे देगा 8 सेंटीमीटर और आपको कहेगा कि यदि ए बी बराबर सी डी तो सी डी बराबर क्या? बस ऐसे ही क्वेश्चन है मिलेगा। विशाल कुमार जी समझ में आ रहा है? तो देखिए सारे लोगों का जवाब दिया गया बिना पूछे ही कि अगर जीवा बराबर है तो हमारे दिमाग में थ्योरम याद हो चुका है कि संगत चाप भी बराबर होगा। संगत जीवा बराबर है तो संगत चाप बराबर होगा, और संगत चाप बराबर है तो संगत जीवा बराबर होगा। इसलिए हम समझ जाएंगे सी डी उतना ही होगा जितना कि ए बी, और ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़िए। ठीक है, ओके ओके। तो 22 नंबर थ्योरम आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं 23 नंबर थ्योरम पे। 23 नंबर, आज छोटे ही छोटे थ्योरम मिलेंगे आप लोगों को। 23 नंबर थ्योरम है कि यदि किसी वृत्त की दो चाप बराबर है तो वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। बस यही है आपका 23 नंबर थ्योरम। इस थ्योरम का अर्थ समझिए। जैसे कोई वृत्त दे दिया और इस वृत्त के दो चाप बराबर दे रहा है, कौन कौन ध्यान दीजिएगा। जैसे एक ए बी चाप हो गया, ए बी, और एक मान लीजिए कि यहां पर दे दिया सी डी, ये सी डी चाप दे दिया, ये वाला। ठीक है, डार्क इसको कर दे रहा हूं। अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई ए बी बराबर है सी डी के, समझ पा रहे हैं आप लोग? ए बी चाप सी डी के क्या है? बराबर है। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ए बी सेंटर पर जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतना ही सी डी भी बनाएगा। अर्थात अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अर्थात कोण ए ओ बी सीओडी। कोई प्रॉब्लम है इसमें आप लोगों को? नो। बहुत छोटे छोटे थ्योरम है, आप बस एक बार देख लेंगे कभी भी लाइफ टाइम याद रहेगा।
कि अगर दो चाप बराबर है तो इनके द्वारा केंद्र पर बराबर ही कोण बनेगा। जैसे एग्जाम में दे दिया कि 80 डिग्री है, तो बताओ ये कितना डिग्री है, तो कहोगे कि ये भी चूंकि CD के बराबर दिया है इसलिए 80 है, तो ये भी 80 होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ये था आपका 23 नंबर थ्योरम। ठीक है ना। अब आते हैं 24 नंबर थ्योरम पे। देखिए सर्किल के दो थ्योरम मैंने बताया, अब ये जो है 24 नंबर थ्योरम क्या है। देखिए अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए कि कोई वृत्त है, तो इस तरह कहेगा इसमें, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की और डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कह रहा है कि किसी वृत्त के अगर केंद्र से उसके किसी जीवा पर अगर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर दें तो जीवा को ऑटोमेटिक आधा आधी में काट देता है। जैसे सपोज दैट ये आपका सर्किल है जिसका सेंटर O है और एक मैं यहां जीवा खींच लिया AB। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इससे इस पर लंब डाल दे, जैसे आकर मान लीजिए P पर लंब गिर गया, यानी कि यदि OP परपेंडिकुलर टू AB, समझ में आ रहा है लिख रहे हैं तो OP परपेंडिकुलर का चिन्ह है लंब का, OP परपेंडिकुलर AB अगर दिया है कहीं तो आप गारंटी के साथ कहिएगा कि AP बराबर BP बराबर AB का आधा, यानी 1/2 AB, यानी दोनों ये लंबाई जो है पूरी लंबाई क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी कि ये बिंदु जो है लंब अगर डालेंगे तो ऑटोमेटिक बीच में ही जाकर गिरेगा। तो बताइए कभी भी किसी जीवा को केंद्र से अगर लंब गिरा हुआ दिखे तो आप जहां पर लंब गिरेगा वहां से दोनों ओर साइड क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सब लोग क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक बार समझिएगा, वृत्त के केंद्र से, जो ये इतना बड़ा लिखे हैं तो समझिए, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देख रहे हैं ना, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर केंद्र से किसी जीवा पर लंब मिलेगा आपको तो ऑटोमेटिक आप कहेंगे कि AP जरूर BP के बराबर होगा। ये आपका जो है 24 नंबर थ्योरम है। ठीक है, ओके। 25 नंबर थ्योरम देखिए। 25 नंबर प्रमेय है कि किसी वृत्त की स्पर्शी पढ़ा चुके हैं। स्पर्शी क्या होती है, ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटता है। तो किसी वृत्त की स्पर्शी त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्शी उसके त्रिज्या पर गारंटी है कि लंब होती है हमेशा। जैसे ये वृत्त हो गया, मैं एक स्पर्श यहां बढ़वाई, ये स्पर्शी है। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर किसी वृत्त की स्पर्शी आप खींचते हैं तो अगर इस स्पर्श बिंदु है P है तो इसको मिलाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा
त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्या को आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एकदम होना ही होना है, इसकी गारंटी है। यानी कि कभी भी अगर स्पर्शी केंद्र से आने वाली रेखा से मिली हो तो आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि यह कोण 90 डिग्री है, यानी ओ पी वाई ओ पी एक्स गारंटी है कि 90 डिग्री होगा। तो कैसे कहेंगे कि यदि एक्स वाई वृत्त की स्पर्शी है, वृत्त की स्पर्शी है, तो हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। बोले ये बताइए वीडियो में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं तो भाई जिसका वीडियो में रुकावट आ रहा है वो अपना जो है नेट का प्रॉब्लम सही कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके। तो बताइए इस थ्योरम से आप लोग संतुष्ट हैं कि वृत्त की स्पर्शी त्रिज्या को क्या होती है, हमेशा लंब होती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं ये डिजाइन दिखा रहा है, जैसे ऐसे एक यहाँ से स्पर्शी मैं इधर खींच दिया, एक स्पर्शी इधर खींच दिया और केंद्र से इसको मिला दिया, केंद्र से इसको भी मिला दिया है P पर, इसको Q पर। तो बताओ ये कोण कितना होगा, आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? नाइन्टी डिग्री। प्रभात पांडे जी 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। यही बस इस थ्योरम का मकसद है कि कहीं भी स्पर्शी अगर खींचा जाए तो वो जो है त्रिज्या पर श्योर क्या होगी, 90 डिग्री होगी, इसकी गारंटी है। ये कोण कितना होगा तो 90 डिग्री, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कोण होगा आपका 90 डिग्री। ये थ्योरम का यही मतलब है कि कभी भी स्पर्शी आपको दिखे तो कह सकते हैं कि त्रिज्या पर लंब होगी। एक बार और बताएं, देखिए ये कह रहा हूं कि वृत्त के केंद्र से अगर त्रिज्या को मिला दिया जाए, स्पर्शी से मिला दिया जाए स्पर्श बिंदु पर, तो ये अपने आप इस पर लंब हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्शी त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जैसे आपको मान लीजिए कोई फिगर ऐसा दिखा इस तरह से, इस तरह से, और देखिए कि केंद्र से इसको मिला दिया गया है T पर, तो आज के बाद अगर ये स्पर्शी आपको मालूम हो जाए कि है तो आप गारंटी के साथ कहिएगा कि ये 90 डिग्री है। बस यही मैं सिखाया हूं। बोलिए प्रगति, अब आ जाएगा ये चीज, बस 90 डिग्री समझना था। ओके ओके। तो अब देखिए 25 थ्योरम आपका कंप्लीट करा दिए और बहुत ही जल्दी जल्दी में हुआ आपका 22, 23, 24, 25 सारे थ्योरम इजी थे। अब इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कुछ थ्योरम आपको मिलने वाला है 26 से, आइए देखा जाए। 26 नंबर थ्योरम, ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त, किसी वृत्त की एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं, समान होते हैं। समझिएगा ये चीज, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, इस पर क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है ना भाई? आप लोग सभी लोग अपनी साउंड को म्यूट कीजिए, साउंड को म्यूट कीजिए तभी आवाज सही आएगी, ठीक है ना? किसी वृत्त की एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं, अर्थात अगर कोई वृत्त है और मैं इसकी एक जो है चाप मैं चूज कर लिया, क्या चीज, ए बी। मैं कौन सा चाप लिया हूं, थोड़ा डार्क कर रहा हूं, देख लीजिए। इस चाप को मैंने चुन लिया ए बी। तो कह रहा है कि किसी भी वृत्त की एक ही चाप द्वारा शेष परिधि, बताओ मैं ए बी को चुन लिया हूं तो शेष इधर की सब लंबाई होगी। तो कह रहा है कि इस चाप द्वारा शेष परिधि में कहीं भी कोण बनाएंगे, जैसे इसको ले जाके यहां मिला दिया,
बताइए यहाँ कोण बना, इसी को ले जाके मैं इधर मिला दिया, यहां भी कोण बना, इसको मैं ले जाकर अगर यहां भी मिला दिया तो यहां भी कोण बना। अगर ये थीटा है तो गारंटी है कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। यही यह थ्योरम कह रहा है, किसी वृत्त की एक ही चाप द्वारा शेष परिधि में बने सभी कोण बराबर होते हैं। आया समझ में? अर्थात आप लिख सकते हैं कि एंगल, इसको सी डी ई लिख रहा हूं, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए ई बी, सब क्या होगा? बराबर होगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। पहले ये बताइए थ्योरम समझ गए आप लोग? बोल पाएंगे हिंदी में? एक बार बोल रहा हूं, सुन लीजिए। किसी वृत्त, ये हिंदी छोड़िए, यहां देखिए चित्र से, किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। बस यही है थ्योरम है, एक लाइन में याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं इधर दिखा रहा हूं, देखिए आपके एग्जाम में ऐसे सवाल मिल जाएगा। ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा चित्र बना देगा और कहेगा कि ये कोण जो है, कोण ए डी बी बराबर 80 डिग्री। क्या बोल रहा है कि कोण ए डी बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण ए सी बी क्या होगा? बस ऐसे ही पूछेगा। क्या बताएंगे आप लोग? 80 डिग्री। बहुत बढ़िया। देखिए ए बी को पकड़ रहा हूं मैं, ए बी गया है डी पर और ए बी गया है सी पर, तो गारंटी है कि अगर 80 है तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। अमन कुमार जी 80, अनूप श्रीवास्तव 80। ठीक है, तो ये थ्योरम आपका बहुत ही बढ़िया है। कहीं भी ऐसा डिजाइन आपको दिखेगा केवल देख करके आपको टिक मार लेना है, कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपका ये 26 नंबर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं 27 नंबर थ्योरम। बेटा इसको इरेज करें। ओके, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आज। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर थ्योरम है कि किसी, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट भी कर सकते हैं साथ में, किसी वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ये भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बाद वाले जो भी थ्योरम पढ़ रहे हैं सब जो है एग्जाम में एकदम फटाफट आते हैं सब। ठीक है ना? तो थोड़ा थ्योरम पर ध्यान दीजिए। मैं चित्र खींच रहा हूं किसी वृत्त, तो मैंने वृत्त खींच लिया। थोड़ा ये सीखिए जो मैं खींच रहा हूं, किसी वृत्त की किसी चाप, मैं एक चाप भी ले रहा हूं ए बी, देखिएगा ये चाप लिया हूं, डार्क कर दे रहा हूं। किसी वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, देखिए केंद्र पर मैंने कोण भी बना दिया, उसी चाप द्वारा यानी ए बी द्वारा शेष परिधि, शेष परिधि मैंने इतना छोड़ दिया जाए तो इधर को ही इसको ले जाके मिला देंगे तो एक और कोण बन गया। तो ये भी कोण यहां बन गया और यहां भी कोण बन गया। तो कह रहा है कि केंद्र वाला कोण
जो परिधि पर कोण बनेगा उसका दुगुना होता है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। क्या आप लोग समझ पाए इस थ्योरम को? कन्हैया चौबे जी, ओके। अगर कोई एक भी है जो ना समझे तो भी बोले। सोनू कुमार नो, एक मिनट, सोनू नहीं समझ पाए भाई, देखिए मैं कह रहा हूं, अब थोड़ा अपनी भाषा में समझिए कि कोई वृत्त हो, ये भी एक चाप ले लिए हैं, तो इसको एक बार केंद्र को मिला दिए, एक बार ले जाके परिधि पर सटा दिए इसे। समझ रहे हैं? अब अपनी भाषा में समझिए, एक चाप लिया हूं, इसको ले जाके केंद्र पर एकदम मिला दिए, एक बार ले जाके परिधि पर मिला दिए, तो ये जितना कोण बनेगा यहाँ, इसका ये दुगुना हो जाता है अपने आप। यानी ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो 120 डिग्री होगा, इसकी गारंटी है। ये प्रूफ करने वाले गणितज्ञ कर चुके हैं, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, याद बस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, देखिए ऐसे बनाएगा फिगर, और यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, ठीक है, इसको ले जा करके यहाँ सटा दिया ऐसे, फिर इसको ले जा करके यहाँ सटा दिया ऐसे, ठीक है, ओ पर, यहाँ पी पर। आपसे कहेगा कि ये जो है कोण 100 डिग्री है, तो बताओ ये कोण कितना है? देखिए कुछ लोग 200 बोल दिए हैं, एकदम उल्टा सीख है नीतू, आप 200 कैसे बताई? हमने कहा कि परिधि पर जितना बनेगा उसका यहाँ दुगुना बनेगा, तो यहाँ जितना बनेगा वो आधा बनेगा ना, तो केंद्र पर कितना बना है 100, तो परिधि पर कितना बना होगा 50, तभी तो 50 का ही डबल है। थोड़ा डिजाइन को टेढ़ा कर दिया है, अगर यही सवाल मैं ऐसे पूछे होते ऐसे ऐसे आप लोगों को सुंदर दिखा होता, तब कहते तो ये था, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा घुमा दिए इधर, तो दिमागे आप लोगों का घूम गया ना जी, गड़बड़ बता दिए। ये 50 रहता तो भी तो ये 100, ये 100 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये कहीं चाप के सभी कोण बराबर होते हैं, तो मिस्टेक अब नहीं होगा ना। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं भाई, सॉरी की कोई बात नहीं है, पढ़ाई है। फिर से एक बार चलिए, शैलेंद्र कुमार एक बार और बता रहे हैं, अब से सुनिए। किसी वृत्त की किसी चाप द्वारा, मैंने चाप ले लिया ये भी, किसी वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण, कहीं भी ले जाके मिलाइए कोई मतलब नहीं है, तिरछा ले जाके मिलाइए कोई मतलब नहीं है, ये कोण का ये हमेशा क्या होगा दुगुना। तो ये बताओ ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा ना, पिछला थ्योरम में आप पढ़े थे ये कई चाप के सभी कोण बराबर होते हैं, है कि नहीं? तो इसको एक लाइन में बोलिए आप लोग, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसका उल्टा बोल के देखिए, किसी वृत्त के चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसके द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब आपके ऊपर है कि आधा बोलेंगे दुगुना, ठीक है? तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो यस लिखिए कि आगे बढ़ा जाए, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है। अगर कोई हो दिक्कत में तो बोल सकता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ये आपका थ्योरम जो है 27 कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब देखिए प्रमेय जो है इसमें 28 नंबर क्या है, अब हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं भाई 36 के, ठीक है? तो 28 नंबर थ्योरम देखिए ये क्या कहता है, थोड़ा हिंदी इसका देखिएगा। किसी वृत्त के
किसी बिंदु पर किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच बना कोण जीवा के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये रहा आपका थ्योरम का लैंग्वेज। ठीक है, अब इस पूरे लैंग्वेज को हम चित्र में भर रहा हूं, चित्र आपको याद हो जाएगा, भले थ्योरम याद हो जाए ना। देखिए, किसी वृत्त, तो मैंने एक वृत्त खींचा, के किसी बिंदु, मैंने एक बिंदु ले लिया, पर खींची गई स्पर्शी, मैंने स्पर्श खींच दिया, स्पर्शी जो है इसका खींच दिया। समझ में आ रहा है इतना? देखिए, मैं उसी हिंदी को पढ़ करके चित्र में भर रहा हूं। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी XY तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा PQ। जीवा समझ गए? स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच बना कोण। बताओ, स्पर्शी और जीवा के बीच कौन सा कोण बन रहा है? एंगल QPX, एंगल QPX। ठीक है, कह रहा है कि स्पर्शी और स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच बना कोण जीवा के एकांतर वृत्तखंड। एकांतर वृत्तखंड का मतलब होता है कि इधर अगर कोण बनाए हैं तो इस जीवा को छोड़ दिया जाए तो इधर एकांतर वृत्तखंड यहां से लेके यहां तक एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। तो कह रहा है कि इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में अगर कोई कोण बना दिया जाए, ये वाला, तो गारंटी है कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए R हो गया, तो बताओ ये कोण किसके बराबर होगा? कोण QRP, कोण QRP। अब बताओ, ये थ्योरम अगर आपको याद रहे, किसी एग्जाम में कोई बना देगा डिजाइन और कहेगा कि बताओ ये 80 डिग्री का कोण है, ये कितना डिग्री है, तो नाप के थोड़े बताएंगे। जिसके पास ये थ्योरम होगा वही बताएगा 80 डिग्री। बहुत बढ़िया, 80 है तो ये 80 होगा। ठीक है, तो अगर बताओ ये जो है 60 डिग्री है, ये 2.5 डिग्री होगा। वैसा ही तो डिजाइन बनता है, ये भी तो जीवा है। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हिंदी याद होगा कि नहीं होगा? ये गणित आप लोगों को याद हो गया होगा, ये चित्र तो आपके दिमाग में भर गया होगा। तो एक बार हिंदी में बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा इस थ्योरम को। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, रुक जाइए। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा के बीच बना कोण इस जीवा के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये थ्योरम है। अब एक क्वेश्चन मैं इस पे करके दिखा रहा हूं। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि यदि, और उसके बाद से डिजाइन बना देगा, यहां पर खींच देगा स्पर्शी PQ, R पर स्पर्श कर रहा है, यहां पर खींच देगा एक जीवा M, और इसको ले आकर के यहां मिला देगा। ऐसे ऐसे डिजाइन देकर कहेगा कि यह कोण जो है 70 डिग्री है, तो यह कितना है, बस। अब जो लड़के को ये थ्योरम याद है
वो कहेगा कि स्पर्शी और जीवा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो 70 है, तो ये गारंटी के साथ हम मारेंगे ठीक 70 डिग्री पे। इसीलिए हम कह रहे थे कि अंकगणित से बहुत आसान है। जिस लड़के को थ्योरम याद है, ये चित्र याद है, वो ठीक मार लेता है देख करके। से एक बार और हिंदी बोल लीजिए। चलिए हिंदी बोल रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा के बीच बना कोण जीवा के एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। ये हिंदी। और नहीं तो यहां लिख चुका हूं, इसको आप देख रहे होंगे। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच बना कोण जीवा के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। जीवा का एकांतर वृत्तखंड का अर्थ है कि अगर यह जीवा ले रहे हैं तो इधर कोण बना है, तो एक के अंतर यानी उधर का छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ ले हिसाब, इधर कहीं भी ले जाके सटा दीजिए इस तरफ, ये इसके बराबर गारंटी है कि होगा। इसको यहाँ भी ले आके सटा देंगे तो 70 है, तो ये 17 होगा। इसको यहाँ भी ले आके सटाएंगे तो ये भी 70 ही होगा, 80 नहीं होगा कभी, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब बताइए आप लोग क्लियर है इससे? जी। ये आपका 28 नंबर का थ्योरम था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये थ्योरम। अब जो देखिए 3 थ्योरम बताए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे वाले कौन कौन से थे? 26, 27 और 28। ठीक है। अब ये 29 नंबर थ्योरम देखिए। 29 नंबर थ्योरम आपको काम आएगा जब स्पर्शी से संबंधित कोई सवाल करेगा, तो ये थ्योरम आपके काम आएगा। और बहुत ही कठिन ये थ्योरम है, लेकिन ट्रिक इसका बहुत आसान है, इसकी गणित बहुत आसान है। देखिए कैसे। जैसे यहां पर थ्योरम पहले लिख रहा हूं, यदि किसी बिंदु से, यदि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, ये बताइए आप लोगों को साफ दिख रहा है ना लिखा हुआ चीज? ओके, थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं आप लोग। यदि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्शी और छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्शी का वर्ग छेदक रेखा के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए इसमें आप जो है इस थ्योरम को जबानी याद कर लेंगे, बाकी ये थ्योरम समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग, तो चित्र से बता रहा हूं। पहले देखिए, ये हो गया वृत्त, बाह्य बिंदु मैं ले लिए। यह किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु मान लो कि P है मेरा, और ये आपका सर्किल है जिसका सेंटर वो है। तो यदि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्शी खींचा जाए, तो स्पर्शी कैसे खींचेंगे? ऐसे। ये बताओ, ये स्पर्शी हो गया जो जाके टी पर काट रहा है, पीची, ठीक है, स्पर्शी हो गया। और छेदक रेखा कह रहा है, तो आपको पता है छेदक रेखा किसे कहते हैं? किसी को पता है? नहीं। आइए देखिए, बाहर से एक ऐसा रेखा खींचिए जो वृत्त को 2 जगह बस काटे,
उसकी छेदक रेखा कहलाती है, यानी इसको छेद देती है बस। देखिए इसी को कहते हैं छेदक रेखा, दो जगह काटा है ना, इसी को कहते हैं छेदक रेखा। तो बताओ यहां से छेदक रेखा खींचने आ जाएगा, ये छेदक रेखा हो गई जो वृत्त को ए और बी पर काट दी। ठीक है, तो ये बताइए, मैं कहूं कि जो छेदक रेखा पीबी खींचे हैं उसके दो टुकड़ा कौन कौन से है, कोई बताएगा? इस पीबी के दो टुकड़े कौन कौन से आप मानते हैं, किस किस लंबाई को बताइए? पीए पीबी, चलिए एक आदमी बता रहे हैं पीए और पीबी, क्या है आप लोग सहमत हैं? बाकी लोग सहमत है इससे? सही है पीए पीबी कि नहीं सही है? नहीं समझ आया, चलिए मैं बता रहा हूं। ये बताइए, अगर मान लीजिए कि ये रेखा है, इस पर एक बिंदु ए भी एक रेखा है, इस पर एक बिंदु सी ले लूं, तो कहते हैं ना कि सी इसको दो भागों में बांट रहा है, तो एक भाग हो जाता है ए सी, एक भाग हो जाता है ए बी, बी सी, होता है कि नहीं? तो आप देखिए ए से सी के पास जाते हैं, अब बीओ से सी के पास जाते हैं। उसी तरह अगर सी इसके बाहर हो जाए, बाह्य बिंदु पर कहीं पॉइंट ले लिया जाए, बाहर से विभाजन कर रहा हो, तो बताओ ए बी के दो टुकड़े का लेते हो, फिर ए सी और फिर बी सी, नाम तो वही रहेगा, बस जगह बदल जाता है। तो बताओ ए बी एक जीवा है, अब पी पर जाके काट रहा है, तो बताओ एक टुकड़ा क्या होगा? एपी, एक टुकड़ा बीपी, याद रहेगा? अब ये मत सोचना कि पी ए और ए बी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे टुकड़े की लंबाई ए पी बी पी, यानी ए से पी के पास जाना है, बी के पास पी के, तो ये टुकड़ा जो है कहलाएगा आपका उसका दो खंड। अगर समझ में आया हो तो यस लिखिए, आगे बढ़े। यस, चलिए तो ये थ्योरम देखिए क्या कहता है जी, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शी और छेदक रेखा खींची जाए, यहां तक समझ में आ गया? यदि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्शी और छेदक रेखा खींची जाए, यहां तक समझ में आ गया होगा? तो आगे बढ़ते हैं। तो स्पर्शी का वर्ग, चलो स्पर्शी का वर्ग बोलो, पीटी का स्क्वायर, ठीक है? वर्ग छेदक रेखा के खंडों, इसके खंड बोलिए, पीए और पीबी, छेदक रेखा के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। थ्योरम क्या होगा? अब बताओ ये हिंदी से क्या मतलब है? आपको इस डिजाइन को देखना है कि इसका वर्ग इसके और इसके गुणनफल के बराबर होता है। ये एनटीपीसी में मैं एग्जाम देने गया था, ये सवाल आया हुआ था पेपर में, ठीक है? उसका आंसर 6 आ रहा था, हमको याद है। वो क्वेश्चन ही मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग हल करके देखिए। अगर ये समझ में आ गया हो तो यस बोलिए कि एक क्वेश्चन मैं बनाऊं, ठीक है? किसी को दिक्कत होगा तो जबरदस्ती यस मत लिख दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मैं एक थ्योरम यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसे आया था एग्जाम में, देखिए ऐसे सवाल दिया था, एक सर्किल बनाया था, यहाँ पर पॉइंट लिया था इस तरह से P, इसको जो है ले जाकर के इस तरह से मिलाया था, यही नाम रखा था, इसको ले जाकर यहाँ मिला दिया था, इसको जो है MN नाम दिया था, ठीक है? और दिया था ये चीज 8, ठीक है ना? एक मिनट, 3, ठीक है, 9, ये दे दिया था x, कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कोई बताए? कोई भी? 27, √27,
अच्छा रूट 27 कोई बोल रहा है कि x का मान रूट 27 होगा। अब मैं करूं, चलिए ध्यान सुनिएगा। ये बताओ थ्योरम याद आ रहा है ना, बोलो। स्पर्शी का वर्ग बोलो बराबर दोनों खंडों के गुणनफल। पहला खंड बोलो MP, गुण है दूसरा खंड बोलो NP। दिमाग कहां रखते हैं आप लोग भाई। तो PT का मतलब x, IMP बोलो तो कितना दिख रहा है, जो दिख रहा है वही बोलना 3। INP कितना दिख रहा है कहीं बोलो तो 9 तैतनीय है। आई 3 वो जुट जाएगा तो ये कितना होगा जी 12 ना होगा। तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर, तो बताओ NTPC में तो काम गिर गया होगा आप लोगों का। 6 होगा सही। आप लोग नियम क्यों नहीं देखते हैं भाई। हम कहे कि खंडों का गुणनफल, तो अभी खंड सिखा रहे थे कि जीवा को पकड़ो दोनों हेडों को, यहां से P तक जाओ तो एगो टुकड़ा MP एगो टुकड़ा NP, तो 9 3 12 हो जाएगा NP। बोलिए इसमें कोई थ्योरम, इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो बोलिए। आपको थ्योरम मत याद हो कोई मतलब नहीं, ये डिजाइन याद होना चाहिए कि इसका वर्ग बराबर ये गुणे ये। नाम तो बदलता रहेगा, STQR कुछ भी लिखता रहेगा। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस चलिए 30 नंबर थ्योरम देखिए। 30 नंबर का जो थ्योरम है एक लाइन का है बस, एक लाइन का यही है। अर्धवृत्त, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बस इतना ही है। अब क्या है देखिए, जैसे ये क्या है सर्किल वृत्त, ये है सेंटर। अगर मैं इसका व्यास खींच दूं और नीचे का मिटा दूं ये, तो क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया। हो गया ना। तो थ्योरम कह रहा है कि अर्धवृत्त में कहीं भी कोण ले जाके इसे बनाओगे व्यास को पकड़कर, ते गारंटी के साथ कहोगे कि 90 डिग्री होगा, इंची टेप की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री एकदम श्योर होगा। अगर इसको ले जाकर कहीं भी मिला दोगे गारंटी है कि ये 90 डिग्री होगा। इसको कहीं भी ले जाके आप मिलाइए, ये गारंटी है कि 90 डिग्री होगा। इसी बात को यहां बोला गया है कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बोलिए समझ में आया। तो आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जाम में कैसे, देखिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, कहेगा कि यदि, और उसके बाद से चित्र बनाएगा, ये बनाएगा, यहां पर लिख देगा O ताकि आपको पता चले कि अर्धवृत्त है व्यास है। यहाँ पर P लिख दिया, Q लिख दिया, यहाँ पर R लिख देगा और कहेगा कि यह जो है 50 डिग्री है, तो कोण Q कितना डिग्री होगा। बस यही क्वेश्चन मिलता है। अनन्या वर्मा 40, मनीषा 40 और देश कुमार 40। भाई किसी का 50 नहीं आ रहा है। समझ में आ गया ना। चलिए कैसे आप लोग किए होंगे मन में, तो आपने सोचा होगा कि ये 90 तो जरूर होगा, तब कौन सा थ्योरम लगा दिए होंगे,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दूसरा थ्योरम लगाया होगा, तो जब ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होने चाहिए, तो 50 है तो 40, तबे तो 180। तो ये आपका थ्योरम जो है, आपका 30 नंबर थ्योरम भी फाइनल हो गया। बोलिए, कोई डाउट है? नहीं, तो आगे मैं बढ़ रहा हूं 31 नंबर। 31 नंबर थ्योरम देखिए, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। देखिए, किसी गणितज्ञ ने इसको प्रूफ किया और ये बन गया थ्योरम कि किसी वृत्त में दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है और लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। तो आपको याद करना तो बहुत आसान है कि दीर्घ बोलेंगे तो उल्टा न्यून कोण छोट, और लघु बोलेंगे छोट तो उल्टा अधिक कोण। याद हो गया ना? अब इसको चित्र में देखते हैं। किसी वृत्त में, तो मैंने एक वृत्त बना दिया। वृत्तखंड किसे कहते हैं आपको मालूम है? जब वृत्त की कोई जीवा खींचते हैं तो वृत्त दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक हो जाता है बड़ा वाला जो दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा वाला दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है? तो किसी गणितज्ञ ने ये प्रूफ करके बताया कि इस जीवा पर अगर दीर्घ वृत्तखंड में कहीं भी ले जाके कोण बनाओगे तो गारंटी के साथ यह न्यून कोण ही होगा, न्यून कोण ही होगा। अगर इसी जीवा से लघु वृत्तखंड में कहीं भी ले जाकर के कोण बनाओगे तो पक्का ये अधिक कोण होगा। आपको दिख भी रहा होगा कि ये जब छोटा है तो इसमें फैलेगा ज्यादा, ऐसे ज्यादा कोण बनेगा, और ये दूर तक जगह मिल रहा है तो ये सिकुड़ेगा, इसलिए वहां पर छोटा कोण बनेगा। क्या इससे सहमत है आप लोग? ऐसा हो सकता है ना? तो उन्होंने प्रूफ करके इसको दिखा दिए। तो हम लोग केवल याद करेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। ये आपका जो है 31 नंबर थ्योरम हम लोगों का कंप्लीट हो गया। बोलिए, आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ज्यादा थ्योरम हम लोग पढ़ लिए और भी 2-3 पढ़ा रहे हैं। देखिए, बहुत छोटा छोटा थ्योरम है। 32 नंबर थ्योरम है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज, आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज मैं पढ़ाया था, याद है ना? चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके साथ चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है, संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 हो, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 हो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 और 60, ये क्या है? संपूरक कोण है। 110 और 70 क्या है? संपूरक कोण है। इनको जोड़ने को 180 होना चाहिए। तो कह रहा है ये थ्योरम
किसी चक्रीय चतुर्भुज, तो पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज में अगर किसी को दिक्कत है तो बोले, नहीं तो आपके यहाँ भाई प्रॉब्लम होगा नेट वाली। हम लोग यहाँ ठीक चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो लीजिए, ठीक है। तो ये बताइए, चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो इसके सम्मुख कोण कौन कौन है, ए और सी, आमने सामने दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कोण ए प्लस कोण सी अगर जोड़ेंगे तो गारंटी के साथ 180 होगा। क्लियर है? और बोलिए, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। ओके ओके, तो अभी इसी तरह का एक डिजाइन दे देगा और आपके एग्जाम में कहेगा कि ये 70 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा, तो जो पढ़ा लिखा लोग रहेगा वही तो बताएगा, लेकिन नापने जाएगा कहेंगे कि 70 तक पक्का 180 में से 70 गया 110 डिग्री होगा, जबकि अन्य किसी चतुर्भुज में ऐसा होने की कोई गारंटी नहीं है कि हर किसी चतुर्भुज में समूह कोणों का जोड़ 180 होगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो डाउट लिखे, और नहीं प्रॉब्लम है तो भाई ओके लिखे। चलिए ओके ओके, ये आपका 32 नंबर थ्योरम कंप्लीट। कैसे इसको बोलेंगे थोड़ा एक बार सुन लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस यही गांठ बांध लेना है। तब शालिनी सिंह ओके है? ओके चलिए, अब इसमें जो है 33 नंबर थ्योरम देखिए। यह थ्योरम कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज के का बहिष्य कोण, देखिए आ गया बहिष्य कोण, एक बार का बहिष्य कोण पढ़ चुके हैं। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्य कोण सुदूर के अंतःकोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ये बताइए आप लोग त्रिभुज में क्या थ्योरम पढ़े थे बहिष्य कोण से, कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्य कोण उसके सुदूर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्य कोण सुदूर के केवल एक कोण के बराबर होता है। जैसे ये हो गया ए बी सी डी, ये क्या हो गया चक्रीय चतुर्भुज। मैं इसका एक बहिष्य कोण बनाना चाहता हूं, तो किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, तो ए बी को मैं बढ़ा दिया इस तरह आगे की ओर ई तक, तो ये क्या बन गया बहिष्य कोण। ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्य कोण हो गया, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है ये थ्योरम की किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्य कोण जो ये दिख रहा है सुदूर, सुदूर का मतलब इसके पास वाला की ठीक सामने दूर, सुदूर यानी इसके पास वाला कोण के ठीक सामने दूर, ये वाला गारंटी है कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोले, है नहीं? तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर काफी तो नोट किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो बैक करके, आप लोग जो है वीडियो भी रहता है डाउनलोड ना, उस रिकॉर्डिंग में रहता है आपके अटैचमेंट में, जब चाहे जब बैक करके देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए मिटाते हैं। अब जो है ये 34 नंबर थ्योरम क्या है, देखिए। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की केवल दो स्पर्शी खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, जिसकी लंबाई समान होती है। ठीक है, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु, एग्जाम में पूछता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की कितनी स्पर्शी खींची जा सकती है। आपका जवाब हो गया 2। फिर पूछेगा कि उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो ये देखिए, ये हो गई वृत्त, ये हो गया बाह्य बिंदु, और यहां से मैं एक स्पर्शी खींच दिया पी ए, और एक स्पर्शी इधर घुमा दे रहा हूं पी बी। तो ये कह रहा है थ्योरम की बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल दो स्पर्शी खींची जा सकती है, पी ए और पी बी। सही है, और इसकी लंबाई बराबर होती है, यानी कि पी ए बराबर पी बी। अब बात है कि कितनी लंबी होती है, तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। इसको ज्वाइंट कर देंगे तो बताओ यह ओए क्या कहलाएगा, कोई जवाब दे। ओए को क्या कहेंगे? रेडियस, बहुत बढ़िया। त्रिज्या, ये त्रिज्या है यार। आइए बताइए, कोई हमें बताएगा ये कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी थ्योरम पढ़े थे कि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। काम करने लगा दिमाग ना, तो यहां से भी ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगा लंब। अगर इसको मैं मिला दूं तो ये बिंदु की सेंटर से दूरी हो जाएगा। तो ये बताइए, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। आधार बराबर लंब का वर्ग माइनस कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो आपका पी ए बराबर पी बी बराबर अंडर रूट, आधार है, एक कोण है, लंब है, कर्ण का स्क्वायर यानी पीओ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जहां कोई पूछ दे कि बताओ पीओ क्या है, तो कहिएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी है। वो आपके एग्जाम में सवाल में दिया रहेगा कि बिंदु जो है केंद्र से 10 मीटर दूर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10। बस हो गया ना। तो बताइए वृत्त की स्पर्शी की लंबाई निकाल सकते हैं आप लोग। अंडर रूट ओपी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओपी क्या है, तो बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी है। ओपी क्या है, बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी है। ये आपको इस सवाल में दिया रहेगा कि केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, वो दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये 34 थ्योरम एकदम कंप्लीट हो गया। और 2 थ्योरम मैं कल बताऊंगा, घबराइएगा मत आप लोग। कल बता करके मैं कल से अब आप लोगों को केवल ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगाने सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहे हैं, तो कैसे हम 36 थ्योरम में से 1 थ्योरम, 2 थ्योरम, 4 थ्योरम लगा करके उसको सॉल्व करेंगे। कम लिखेंगे बस, लेकिन जवाब हम लोगों का जल्द से जल्द मिलता रहेगा। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना इस ज्योमेट्री के 34 थ्योरम में? नहीं ना, तो ये खूब दोहरा लीजिएगा। कल मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप लोगों के सामने रखूंगा, हल कितना है आपको, और उसके बाद मैं भी हल करूंगा। ठीक है ना, तो थोड़ा थ्योरम दोहरा लीजिएगा कल, तब हम लोग क्लास चलेंगे। तो क्लास ओवर किया जाए। गुड नाइट, गुड नाइट भाई, गुड नाइट सबको भाई, सभी को गुड नाइट। क्लास ओवर किया जाए।